A very welcome dear students for the third lecture of electrostatics. तो आज हमारा electrostatics MHT CET past year questions का third lecture है and let us start solving the questions that came in the exam. तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है और इसके पहले दो वीडियोस में डाल चुका हूँ ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। ये हमारा कंटिन्यूएशन में थर्ड वीडियो है। A capacitor of capacitance C1 is charged up to potential of V, right? तो एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, उसको हम लोग V वोल्ट तक चार्ज कर चुके हैं, तो डेफिनेटली उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? चार्ज Q विल बी इक्वल टू C1V। ये हमारा इनिशियल सिचुएशन है एंड तो इसके ऊपर चार्ज हम जानते हैं C1V एंड इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। फिर उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। सी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी का मतलब क्या होता है कि अब चार्ज ना तो बढ़ सकता है कैपेसिटर पे ना कम हो सकता है, क्योंकि बैटरी को चार्ज देना या बैटरी से और सॉरी बैटरी का ही काम होता है प्लेट को चार्ज देना या प्लेट से चार्ज निकालना, राइट। इफ देर इज नो बैटरी द चार्ज ऑन द प्लेट्स कैनॉट चेंज, ये आपको याद रखना है, राइट। तो Q इज इक्वल टू C1V, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो अब Q चेंज नहीं होगा, राइट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में द कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू अनचार्ज्ड कैपेसिटर इन पैरेलल, मतलब ये जो C1 था वो और एक कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, whose capacitance is C2, okay. The potential difference across each capacitor is, so let us try to understand what could be the possible answer. So देखो पहले, since both capacitors are in parallel, बोथ कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में आ गए, बोथ कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, ओके। हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ विल बी सेम। सो लेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर भी V डैश, दोनों के अक्रॉस V डैश होगा, राइट। कैपेसिटर भी V डैश और हमको V डैश ही ढूंढना है, राइट। अच्छा, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जो चार्ज पहले था वही चार्ज बाद में भी होगा। इन अदर वर्ड्स में ये तो पक्का लिख सकता हूं ना कि Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल, या मैं लिख सकता हूं कि C1V विल बी इक्वल टू, देखो जब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2 और दोनों का इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस V डैश आ गया, राइट, V डैश। हाँ, तो CV लिखा मैंने, C इफेक्टिव इंटू V डैश, राइट। अब V डैश कैसे मिलेगा? हम लोग को V डैश पूछा हुआ था, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, V डैश इज इक्वल टू C1V अपॉन C1 प्लस C2, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर है, राइट, C1V अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हमारा मैच हो गया आंसर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 मई 2019, शिफ्ट 2। इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज E। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स होता है ना, वो दोनों प्लेट्स के वजह से होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स दोनों प्लेट्स के वजह से होता है, याद रखना, ओके। दैट इज गिवन एज E। और E का फॉर्मूला याद रखना बच्चा लोग, E का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के वजह से होता है। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं, ठीक है। If the charge on the plates is Q, then the force on each plate। देखो होता क्या है कि हम जानते हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज होता है प्लेट, एक नेगेटिवली चार्ज होता है। कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना, बिकॉज वन प्लेट इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू द अदर, ऐसे पूछा हुआ है, राइट। तो फोर्स ऑन एनी वन प्लेट force on plate will be equal to हम जानते हैं ना F is equal to QE। force on the plate will be equal to charge on the plate, okay, into electric field of the other plate, into electric intensity of the other plate, electric intensity of the other plate। अब ये थोड़ा ध्यान रखना, of the other plate, एकदम ध्यान से सुनना बच्चा लोग। सी, तो क्या होता है कि हम जानते हैं कि कभी भी एक ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें फोर्स, या किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को या चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला है Q इंटू ई। अब इस प्लेट पे चार्ज Q है और वो किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में? दूसरे वाले प्लेट के, मतलब दूसरे वाले प्लेट की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो चार्ज ऑन द प्लेट कितना दिया हुआ था? Q। और याद रखना
अगर दोनों प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो एक प्लेट का आधा होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो ई भी होता है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज ई फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये कैसे हो जाएगा फॉर्मूला क्यू ई बाई टू, क्यू ई बाई टू। तो मतलब ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, राइट, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, the expression for electric field intensity at a point outside uniformly charged thin plane sheet, डी के साथ क्या रिलेशन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट का रिलेशन डी के साथ में क्या है, डिस्टेंस के साथ में क्या है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ प्लेट ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेट, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन प्लेन शीट, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन प्लेन शीट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो इस फॉर्मूला में डिस्टेंस आता ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स आई वांट टू से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। इन अदर वर्ड्स इंडिपेंडेंट ऑफ डी, है ना, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। तो ये आंसर होगा इंडिपेंडेंट ऑफ डी। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था और आराम से हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स, N1 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है और हर एक का कैपेसिटेंस C1 है, राइट, इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3V। तो सीरीज में ऐसा सिचुएशन है, N1 कैपेसिटर से हर एक की कैपेसिटेंस C1 है और सीरीज में है। अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C2 इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। द एनर्जी इज सेम, मतलब पैरेलल वाले में और सीरीज वाले में एनर्जी सेम है। तो वैल्यू ऑफ C1 इन टर्म्स ऑफ C2, काफी इजी सम है बच्चा लोग। देखो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, पहले सीरीज वाला देखते हैं। हाफ C इफेक्टिव इन सीरीज, C इफेक्टिव इन सीरीज इंटू वी स्क्वायर, वी के जगह पे क्या आएगा 3V द होल स्क्वायर। तो याद रखना बच्चा लोग, मैं एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। लेकिन सीरीज वाले में C के जगह पे क्या आएगा C इफेक्टिव सीरीज, और पैरेलल वाले में C के जगह पे क्या आएगा C पैरेलल, राइट। तो हाफ C इफेक्टिव सीरीज इंटू 3V द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ इंटू C पैरेलल का इफेक्टिव, C इफेक्टिव पैरेलल, ओके, C इफेक्टिव पैरेलल इंटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V है। अच्छा अब ध्यान से सुनना, हाफ हाफ तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी इक्वल है तो मैंने इक्वेट कर ली उसको। देखो पैरेलल में तो ऐड हो जाते हैं डायरेक्टली। तो अगर N2 कैपेसिटर्स है और हर एक का कैपेसिटेंस C2 है, तो C2 प्लस C2 प्लस C2 ऐसे N2 बार ऐड करोगे तो आंसर N2 C2 हो जाएगा। तो पैरेलल की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीरीज में क्या होता है ना, सीरीज में कैसे निकालेंगे, देखो आंसर 1/C1 प्लस 1/C1 ऐसे N1 बार करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो C इफेक्टिव का आंसर क्या आएगा C1/N1, C1/N1 ओके इंटू 9V स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे C इफेक्टिव मतलब सारे ऐड हो जाएंगे ना ऐसे। N2 बार C2 कैपेसिटर, N2 बार कैपेसिटर्स है C2 वैल्यू के, तो N2 C2 हो जाएगा, N2 C2 ओके इंटू V स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये V स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे। एंड आई वांट टू फाइंड C2 ना, तो C2 क्या हो जाएगा, C2 चाहिए नहीं C1 चाहिए, C1। तो C1 क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा N1 N2 C2 डिवाइडेड बाय 9, N1 N2 C2 डिवाइडेड बाय 9, और ऐसा है ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। when three capacitors of equal capacities, याद रखना है कि सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस इक्वल है। ओके जितने भी कैपेसिटर्स की बात हो रही है सारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंसेस इक्वल है। तो मैं सबको C मान लेता हूँ, मतलब मैं ऐसा बोल देता हूँ कि मैं ऐसा मान लेता हूँ कि लेट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बी C। मैं ऐसे मान लेता हूँ कि लेट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बी इक्वल टू C। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस को हम लोग C मान के चलते हैं, राइट। आई एम सो सॉरी, लेट द इफेक्टिव नहीं, लेट द कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर बी C। तो हर एक के कैपेसिटर को C मान लेते हैं, और ऐसे तीन सीरीज पैरेलल में, तीन पैरेलल में होंगे तो क्या होगा, देखो C C C वाले तीन पैरेलल में, राइट, ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। और इनके साथ में एक एक कैपेसिटर ना सीरीज में कनेक्टेड है ऐसे। तो और इन सबका इफेक्टिव आंसर पता है, रिजल्टेंट 3.75 है। तो बड़ा आसान है, देखो पहले तो ये C सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो ये हो जाएगा 3C, ऐड हो जाएगा सब 3C और ये C।
अब क्या करोगे, सी इफेक्टिव 1 अपॉन सी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू व्हाट, सीरीज में क्या करते हैं, अब ये ऐसा हो गया, ये 3C और C सीरीज में, तो सीरीज में इफेक्टिव आंसर कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन सी इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन 3C। तो इसको सॉल्व कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आना चाहिए सी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 3/4C आएगा, शायद 3C/4, देख लेना आप करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यही आंसर आना चाहिए। सी इफेक्टिव दिया हुआ है 3.75, तो 3.75 इज इक्वल टू 3C/4, तो सी का आंसर शायद आएगा 5, 7.5, हाँ 5 माइक्रोफैरड, और 5 माइक्रोफैरड है ऑप्शन में, राइट, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Two parallel plate capacitors of same capacity C are connected in series to a battery of EMF E. Okay. Then one of the capacitors is completely filled with dielectric material of constant K. The change in the effective capacity of the series combination is. ठीक है, देखो पहले दो कैपेसिटर थे सीरीज में, ऐसे C और C, तो पहले आंसर क्या आया होगा, सी इफेक्टिव का या सी सीरीज का, जो भी आंसर आया होगा, सी और सी कनेक्ट करोगे, अगर वो फॉर्मूला यूज करोगे 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी, तो C/2 आएगा ये, राइट। पहले तुम्हारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस C/2 था, बाद में क्या हुआ, तुमने एक में डाइलेक्ट्रिक डाला। अब डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होगा बच्चा लोग, तुमको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि जिस भी कैपेसिटर में तुमने डाइलेक्ट्रिक डाला ना, उसका कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, पहले अगर उसका कैपेसिटेंस C हुआ करता था, तो अब उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा kc। मतलब पहले वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो C ही रहेगा, लेकिन दूसरे वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाएगा kc, ठीक है, kc हो जाएगा। तो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, अब तुम्हारा नया आंसर क्या आएगा, सी एस डैश, नया वाला आंसर, मेरे ख्याल से नया वाला आंसर आएगा के सी अपॉन, एक सेकेंड ना, हाँ के सी अपॉन के प्लस 1, ये आंसर आएगा। तुम करके देख लेना 1 अपॉन वाला फॉर्मूला, मैं 1 अपॉन वाला नहीं करता, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ प्रोडक्ट अपॉन सम, क्योंकि दो कैपेसिटर्स होंगे तो 1 अपॉन वाला यूज करने से ज्यादा अच्छा क्या होता है, डायरेक्ट आंसर निकाल लेने का, प्रोडक्ट अपॉन सम, राइट, सीधा आंसर आ जाएगा। अब मुझे क्या पूछा गया बच्चा लोग, चेंज ना, चेंज मतलब सब्ट्रैक्शन, तो चेंज अगर पूछा गया तो मुझसे क्या पूछा गया, चेंज इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इज इक्वल टू सी एस डैश माइनस सी एस, है ना। तो अब मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो के सी बाई के प्लस 1 माइनस C/2, तो मेरे ख्याल से कॉमन तो सिर्फ C आ रहा है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, ब्रैकेट में बचेगा k बाई के प्लस 1 माइनस हाफ। अब इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तो C इन द ब्रैकेट क्या होगा, देखो 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू के प्लस 1, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 2k माइनस के, तो k हो जाएगा, तो आंसर आएगा C k माइनस 1 अपॉन 2k प्लस 1, ये आंसर है बच्चा लोग, ये। तो इसका आंसर आएगा, दिस विल बी फाइनली इक्वल टू C इंटू ब्रैकेट 2k माइनस के माइनस 1 अपॉन 2 इंटू के प्लस 1, तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। Three parallel plate capacitors are connected in parallel. Three parallel plate capacitors are connected. देखो सब ईयर के साथ दिया हुआ है मैंने, 2020 के सारे कर लिए मैंने, 2019 हो गया, 2018 हो गया, 17 हो गया, 16 हो गया, 14 तक के कर लेते हैं, उसके बाद उसके पुराने वाले बहुत ज्यादा इजी थे, ओके। फिर भी आपको टाइम मिला तो वो भी कर लेना। थ्री पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ईच कैपेसिटर हैज एरिया A/3, मतलब हर एक का एरिया A/3 है कैपेसिटर का, सेपरेशन अलग अलग है, एक का D है, एक का 2D है, एक का 3D है। तो कैपेसिटेंस क्या होगी, देखो पहले वाले की कैपेसिटेंस क्या होगी, C1, फॉर्मूला क्या है कैपेसिटेंस का, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तुम्हारा होगा A/3 एप्सिलॉन नॉट बाय, पहला D आएगा, राइट, दूसरा वाला C2 क्या आएगा, A/3 एप्सिलॉन नॉट बाई 2D, और तीसरा वाला कैपेसिटर क्या होगा बच्चा लोग, तीसरा वाला होगा A/3 एप्सिलॉन नॉट बाई 3D, राइट, 3D। अब बस सब पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में कनेक्टेड है तो आंसर निकालना तो बहुत आसान है। पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो बस ऐड हो जाएंगे सारे कैपेसिटर, C1 प्लस C2 प्लस C3, और अगर सबको ऐड करोगे तो मेरे ख्याल से A/3 एप्सिलॉन नॉट बाई डी सब कॉमन आएगा, राइट, और ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा हाफ, और यहाँ पे बचेगा 1/3,
और इन सबको सॉल्व करने पे आंसर आएगा, एक मिनट, 11/6, शायद 11/6 आएगा, राइट। एक मिनट, 6 प्लस 3, 9, 9 प्लस 2, 11/6 बराबर है। मैंने एलसीएम लिया, ओके, मैंने एलसीएम लिया इंटू 11/6, तो 11/6 होगा। तो आंसर आ गया बच्चा लोग, आंसर आएगा इसका 11a एप्सिलॉन नॉट बाई 18d। सो 11 एप्सिलॉन नॉट a बाई 18d, दिस इज द आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं नहीं करना चाहता, मैं बताता हूँ क्यों नहीं करना चाहता। ये हो गया है रिपीट, ओके, दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था कौन से ईयर में, बता देता हूँ, 15 अक्टूबर। तो देखो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 15 अक्टूबर शिफ्ट 2, 15 अक्टूबर 2020 शिफ्ट 2 में पूछा गया था ये, ठीक है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, और आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 2 में मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 देख लेना, प्लेलिस्ट चेक करना, प्लेलिस्ट में तुमको ऐसे मिलेगा सीईटी का पास्ट ईयर क्वेश्चंस, तो उसमें मैं ये 6वां वीडियो डाल रहा हूँ, ओके। तो तुमको मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड, तुम चेक कर लेना, राइट। Next, the amount of work done in increasing the voltage across the plates of the capacitor from 5 volt to 10 volt is W, ठीक है। The work done in increasing it from 10 volt to 15 volt will be, चलो देख लेते हैं, बहुत आसान है, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो, वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन एनर्जी, है ना। तो क्या होगा, वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन एनर्जी। तो देखो पहले क्या था, पहले तुम्हारा केस वन, केस वन ध्यान से देखना, केस वन क्या था तुम्हारा, पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली कितना था 5 वोल्ट, और फाइनली कितना था, फाइनली कितना हो गया 10 वोल्ट, ठीक है। और वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। या ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, राइट। या ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू ई फाइनल, क्या होगा देखो, ई फाइनल होगा हाफ, हाफ समझो ना, कैपेसिटेंस C है ना, तो C V फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ C V इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। तो W क्या होगा देखो, हाफ C कॉमन ले लेता हूँ, हाफ C कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में क्या आया, V फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल स्क्वायर। तो ये मेरे ख्याल से आंसर आएगा हाफ C इंटू, देखो V फाइनल क्या है तुम्हारा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से वो W का आंसर आएगा, W का आंसर आएगा हाफ C इंटू 100 माइनस 25, 75, छोड़ दो ऐसे ही, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और देखो हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला, ये मिला ये, तो केस 2 में डायरेक्टली यूज कर लो, राइट। केस 2 में डायरेक्टली यूज कर लो इसको। केस 2, केस 2 में क्या होगा देखो, केस 2 में व्हाट इज हैपनिंग, सी खाली क्या चेंज होगा, वी आई अलग हो गया, वी आई 10 हो गया, और वी एफ तुम्हारा 15 हो गया, राइट। तो अब तुम्हारा वर्क क्या होगा, नया वर्क डन, हाफ सी इंटू वी फाइनल के जगह पे 15 स्क्वायर आएगा, 15 स्क्वायर मतलब 225 माइनस 10 स्क्वायर मतलब 100, तो ये होगा तुम्हारा कितना 125 सी बाई टू, 125 सी बाई टू, राइट। और ये इक्वेशन 2, अब डिवाइड कर लो 2 को 1 से, ठीक है, डिवाइडिंग 2 बाई 1, यहाँ पे कर लेता हूँ डिवाइड, यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ डिवाइड। सो डिवाइडिंग 2 बाई 1, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर डिवाइड कर लिया 2 को 1 से, डिवाइडिंग 2 बाई 1, अगर डिवाइड कर लिया इक्वेशन 2 को 1 से, तो आंसर आएगा W डैश बाय W। अगर कर लो डिवाइड तो क्या आएगा आंसर, W डैश बाय W, C बाई टू कट गया, 125 बाई 75 मतलब 5/3 आ गया, 5/3 मतलब वही, 5/3 मतलब 1.67 आ जाएगा, राइट। तो आगे आंसर W डैश इज 1.67 W, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आगे आंसर। सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस सम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। अ कैपेसिटर C1 4 microfarad is connected in series with another capacitor 1 microfarad. The combination is connected across 200 volt. The ratio of potential difference, बहुत आसान है देखो, बहुत आसान प्रॉब्लम है, बहुत कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, देखो Q is same, Q is same, Q is same, Q is same because Q is same because capacitors are in series, कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो चार्ज तो सेम होगा ही ना, बिकॉज कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। तो कैपेसिटर्स अगर सीरीज में है तो क्यू सेम है
है ना, Q सेम है। और अगर Q सेम है तो मैं लिख सकता हूँ C1V1 मतलब चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर शुड बी इक्वल टू चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर। और देखो मुझसे क्या पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा पोटेंशियल अक्रॉस V2 डिवाइडेड बाय V1, मतलब मुझसे V2 अपॉन V1 पूछा, सेकंड कैपेसिटर अपॉन फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो। तो वो होगा V2 अपॉन V1 होगा C1 बाय C2, और C1 दिया था 4, C2 दिया था 1, आ गया आंसर। मतलब ये 200 यूज करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। इसलिए डायरेक्टली कर सकते हो क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट किया गया था, बोथ वेर कनेक्टेड इन व्हाट, दे वेर कनेक्टेड इन सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। सी द डिफरेंस इन द इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ टू कैपेसिटर्स व्हेन जॉइंड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इज 6। मतलब सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जो उनका डिफरेंस आता है वो आते हैं 6। तो कैपेसिटी क्या होगी हर कैपेसिटर की, सिंपल है, दो ही है ना। लेट capacitance of each capacitor be C. Let capacitance of each capacitor be C. Let capacitance of each capacitor be C. ठीक है। तो क्या दिया हुआ है देखो, पैरेलल में ज्यादा होता है ना कैपेसिटेंस, C पैरेलल माइनस C सीरीज इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। C पैरेलल क्या हो जाएगा 2C, अगर एक C है तो दोनों को ऐड करने पे 2C होगा, और पैरेलल में C/2 हो जाएगा, राइट। तो मेरे ख्याल से ये आंसर आएगा 2C माइनस C/2, हाँ सॉरी C/2 हाँ, ये 3C/2 आएगा। तो 3C/2 इज इक्वल टू 6। तो C का आंसर क्या आएगा, C का आंसर आएगा 4 माइक्रोफैरड, राइट। सो योर आंसर विल बी 4 माइक्रोफैरड, दिस इज द आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अब ज्यादा क्वेश्चन है नहीं हमारे पास, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे, वो भी खत्म कर लेते हैं, डोंट वरी। The electric field intensity at a point near a charged conductor is E1. Then what is the electric field due to a thin infinite plane sheet? प्लेन शीट का E2 है, तो what is the relation? देखो ध्यान से सुनना, तुम ध्यान से सोचो, कोई भी एक फॉर्मूला ले लेते हैं, समझो मैं स्पीयर का फॉर्मूला ले लेता हूँ। स्पीयर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की फॉर्मूला होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, बराबर है, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, करेक्ट है। लेकिन इफ पॉइंट इज वेरी क्लोज ना, अगर पॉइंट वेरी क्लोज है, इज वेरी क्लोज, मतलब समझो ना सरफेस को छू ही रहा है, वेरी क्लोज, तो क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो अगर कोई भी कंडक्टर के पास में एकदम पूछा है ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि कंडक्टर के जस्ट बाजू में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 है, तो E1 क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और इनफाइनाइट प्लेन शीट का तो हम जानते हैं ना, इनफाइनाइट प्लेन शीट का क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर व्हाट, फॉर इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट, है ना। अब इसमें क्या बचा, फिर हो गया ना सम, E1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब E1 E2 का डबल है, E1 E2 का डबल है, तो ये हो गया आंसर, है ना। क्योंकि E2 को तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब वो E1 बनेगा, मतलब E1 E2, E1 is twice of E2, that is what I wanted to tell। चलो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, देखो बहुत खुशी की बात है कि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, राइट। ये रिपीट हुआ था 16 अक्टूबर 2020 में, ओके, और शिफ्ट 1 में रिपीट हुआ था, शिफ्ट 1, मतलब 2014 का क्वेश्चन वापस 2020 में पूछा गया, राइट, 6 साल बाद। और इस क्वेश्चन का आंसर है वही देख लेना क्या आंसर है इसका, काफी इजी है। E इज इक्वल टू, चलो निकाल ही लेता हूँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और क्या पूछा है तुम लोग से, सिग्मा ना, तो ये आंसर है, सी आंसर है इस क्वेश्चन का, राइट। ओके, वो सिग्मा तो निकालना, टर्म्स को रीअरेंज करो, आ जाएगा आंसर। तो ये मैंने कहाँ पे सॉल्व किया है मालूम है, मैं बताता हूँ लोगों को, ये मैंने लेक्चर 2 में ही किया है, लेक्चर 2 में सॉल्व किया है, बराबर है। खैर मैंने वापस भी तो सॉल्व कर दिया अभी का भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी अच्छा सम है, ओके, इसको मतलब देखना पड़ेगा, अच्छा समय है। So the question is, two concentric spheres kept in air have radius r and 2r, मतलब एक का रेडियस r है, सॉरी r है, सॉरी r and 2r नहीं है, एक का r है और एक का छोटा r है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, राइट, ऐसा कुछ। दे हैव सिमिलर चार्ज एंड, सिमिलर चार्ज मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, ऐसे दिया है ना, सिमिलर चार्ज एंड इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब दोनों पे सिग्मा सेम है, इसकी सिग्मा और इसकी सिग्मा सेम है।
द इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर कॉमन सेंटर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, बट सिंपल सी फॉर्मूला है कि सरफेस पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। देखो सरफेस पे कैसे निकालते हैं पोटेंशियल, सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला है बच्चा लोग डायरेक्टली सिग्मा रेडियस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा रेडियस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सरफेस की फॉर्मूला है, वी सरफेस, वी सरफेस, वी सरफेस और वी सेंटर सेम होता है बच्चा लोग, वी सरफेस और वी सेंटर सेम होता है क्योंकि क्योंकि स्पीयर का, हॉलो स्पीयर का हो या तुम बोल सकते हो कंडक्टिंग स्पीयर हो, अंदर सब जगह पे पोटेंशियल सेम होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जो सरफेस पे वही सेंटर में भी होता है, सब जगह पे होता है, मतलब सेम अंदर। अब ये फॉर्मूला कहाँ से है, जिनको मन में डाउट है, दुविधा है, उन लोग के लिए कर लेता हूँ। देखो अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द सरफेस की बात करो ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ध्यान से देखते जाओ, से अभी 1 मिनट में करवा देता हूँ, डोंट वरी। अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करो ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये कहाँ पे, सरफेस पे। और v ऑन द सरफेस होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। थोड़ा सा बुद्धिमानी लगाया तो पता चला कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि E इज इक्वल टू वी बाय आर, बराबर है, थोड़ा सा देख लो, E इक्वल टू वी बाय आर आएगा। E हम जानते हैं क्या होता है, जस्ट ऑन द सरफेस, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया V बाय आर, तो V हो गया सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट, खत्म, अब मत पूछना, ठीक है, अब हो गया। तो V का फॉर्मूला हो गया सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सुनो, V एट द सेंटर, V एट द सेंटर कैसे निकालोगे, V एट द सेंटर विल बी V ड्यू टू फर्स्ट स्पीयर प्लस V ड्यू टू सेकंड स्पीयर। फर्स्ट स्पीयर का सिग्मा सिग्मा है, रेडियस कैपिटल आर ले लो, और एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन दूसरे वाले स्पीयर का रेडियस छोटा आर है, बस इतना सा ही फर्क है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आर प्लस आर, तो खत्म हो गया सम, ये आंसर है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड इन एयर एट ए डिस्टेंस 2a, मतलब दो चार्जेस है और दोनों Q Q है, ये भी Q है और ये भी Q है, यहाँ पे और एक चार्ज है, ये भी Q है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में और एक चार्ज है -2Q, ठीक है, और इन फर्स्ट और सेकेंड वाले के बीच का डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट और सेकेंड वाले का बीच का डिस्टेंस है ए है, फर्स्ट और सेकेंड 2a टोटल है, तो ये ए होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक ए है, ठीक है, ए है। क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी बड़ा आसानी से निकाला जा सकता है, सीधा सीधा फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ब्रैकेट Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q2 Q3 बाय R13 प्लस Q1 Q3 बाय R13, सॉरी ये R23 है, हाँ, अब तुमको मालूम ही होगा ये फॉर्मूला, है ना, R13 मतलब डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3 एंड ऑल दैट। मैं एक काम करता हूँ, सुनो, मैं ना इनको कुछ नाम दे देता हूँ, मैं इसको Q1 मान लेता हूँ, चलो, इसको मैं Q2 मान लेता हूँ, इसको मैं Q3 मान लेता हूँ। तो मेरे लिए R12 मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस A हो गया, तो ये A मेरे लिए R12 हो गया, और ये जो R23 है ना, वो भी मेरे लिए A हो गया, और R13 याद रखना, R13 2A हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना, अब तो देखो आंसर क्या आएगा, आई होप आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या आएगा देखो, Q1 Q2 ना, तो -2Q स्क्वायर बाई ए, फिर Q2 Q3 वो भी -2Q स्क्वायर बाई ए, फिर Q1 Q3 ना, Q1 Q3 मतलब Q स्क्वायर, लेकिन डिस्टेंस 2a आएगा ऐसे, तो क्या कॉमन आ गया, Q स्क्वायर बाई ए भी कॉमन आ गया, तो फाइनल आंसर आएगा पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q स्क्वायर बाई ए भी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, -2 -2 -4 हो गया, और प्लस हाफ बचा, तो -7/2 हो गया, -7/2 मतलब -7/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू वॉट, इंटू क्यू स्क्वायर आएगा आंसर, इंटू क्यू स्क्वायर, शायद यही आंसर है, 7Q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन माइनस, यही है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं जरा देख रहा हूँ, अगर मिला तो मैं करूँगा, सो आई वॉज जस्ट लुकिंग आउट फॉर अ क्वेश्चन, आई मिस्ड इट, और आई, ठीक है, इतना सफिशियंट है बच्चों, इतना काफ़ी है, ओके। So that's all for this lecture.
Thank you so much, and do subscribe the channel and share video with your friends if you like the video. Thank you so much.